यस, स्क्रीन चला गया था, लॉग आउट हो गया था मीटिंग से। यस, अब लॉग किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था आर्टरीज के बारे में। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहती है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा चीज, ये थिक होती है, इनकी जो मोटाई होती है ये थोड़ी मोटी होती है, इनमें कोई वॉल्स नहीं होती। हम वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशंस देखते चलो, ठीक है। ये थोड़ी थिकनेस में मोटी होती है, इसमें कोई वॉल्स नहीं होती है। इसमें जो मेन वॉल होती है उसको बोलते हैं आर्टरी, और इसका नाम होता है अरोटा, ठीक है। और ये कनेक्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। हमारे हार्ट में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट, है ना। हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जब हम डायग्राम देखेंगे ना, आपको मैं थोड़ी देर में जब नीचे डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। हार्ट में ये देखो, ये ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसको कहते हैं वेंट्रिकल, और इसको कहते हैं अरोटा, आर्ट्रियम जिसको हम कहते हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगा, अभी आज सिर्फ डेफिनेशन देखो अभी आप, ठीक है। तो जो मेन आर्टरी होती है अरोटा, ये किससे कनेक्ट होती है? लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड होती है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस कैरी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम हार्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यह आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरी का मेन फंक्शन सिंपल याद रखो, O2 को कैरी करता है, कहां से? हार्ट से। कहां लेके जाता है? ऑल द बॉडी पार्ट्स। दूसरा चीज, इसकी वॉल थिक रहती है, थोड़ी मोटी पाइप होती है, ठीक है। थर्ड आपका आता है वेन्स। थर्ड आपका आता है वेन्स। वेन्स का काम होता है, दे कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें CO2 रहता है। आपको मालूम है जब रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है तो वहां से CO2 रिलीज होता है, तो वो ब्लड के साथ ही वापस आता है। तो वेन्स क्या करती हैं, ये इस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती हैं और कहां पर लेके आती हैं? बैक टू द हार्ट, ठीक है। ये थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। समझो आर्टरी जैसे मोटी पाइप होती है, तो ये होती है थोड़ी पतली, थिन वॉल्ड होता है। इनका जो वॉल होता है थोड़ा पतला होता है, और इनमें वॉल्स होती है। वॉल्स एक्चुअल में कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है वॉल्स। ये क्यों होता है? ताकि these walls are present to prevent backflow of the blood in veins, ठीक है। पर्पस कैसा है? सभी ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा करना है और कहाँ जाना है? हार्ट पे। तो ये बैक फायरिंग ना करे, ये रिटर्न ना आए, तो क्या होता है? वॉल्स क्या काम करती हैं? इसको वन वे फ्लो करती है, ठीक है। जैसे उसमें अरोटा मेन होता है, यहाँ पर होता है वेना केवा। इट इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टियम। जैसे ये वाला अरोटा किसमें कनेक्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब डायग्राम देखोगे ना तो आपको एकदम समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसको डेफिनेशन नोट देख के रखो। ये अपना वेनिकवा कैसे कनेक्ट होता है? राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। तो सिंपल सा समझो, आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन लेके जाती हैं, और वेन्स CO2 बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आती है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है ना। आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट क्या लेके जाती है? ऑक्सीजन। वेन्स बॉडी पार्ट से हार्ट पे वापस लाती है, क्या लाती है? CO2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो समझौता कराता है वो होता है कैपिलरीज। ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। वेना केवा उसका नाम है, जो वेन है ना, वेन, वेन्स। मैं आपको जब नीचे डायग्राम समझाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा।
तो वेन का नाम क्या है? वेना केवा, इसका नाम है। ठीक है। अब जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, उसको कहते हैं कैपिलरीज। दीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, एकदम पतली पतली सी पाइप्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन से कनेक्ट। जब डायग्राम देखोगे ना तब इसको समझोगे। ठीक है। दीज आर नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। ये दोनों का कनेक्शन का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेने देने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करती है। ये याद रखना। ठीक है। ये 4 चीज हो गई है, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। उसके बाद आपका आता है हार्ट आता है। अब इसको डायग्राम के उससे देखते हैं। ये देखो, ये आपकी है आर्टरीज। ठीक है। इसका थिकनेस बड़ा मोटा होता है। ये देखो, ये इसका थिकनेस पार्ट है। ये थोड़ी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। इसका मतलब पीछे से क्या देता है? प्रेशर क्रिएट होता है ना। ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट कैसे जाएगा? जब पीछे से आप उसको पंपिंग करोगे, तो जब पंपिंग करोगे तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आर्टरीज का थिकनेस मोटा होता है। याद रखना। ये दिखने में स्पेरिकल दिखती है। ये आपकी वेन्स है, इनका थिकनेस एज कंपेयर टू आर्टरीज पतला होता है। ठीक है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए। और ये आपकी कैपिलरीज होती है, ये सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल ये दिखने में ऐसी दिखाई देती है बॉडी में। ठीक है। और नीचे डायग्राम से इसको समझते हैं। ये देखो, ये आपका आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज कैसे कनेक्ट होती है। ये आपकी जो रेड वाला पार्ट है, हमेशा रखना जब भी हम बायोलॉजी में ब्लड को पढ़ेंगे, तो जो रेड वाला पार्ट है इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। मतलब ये है हमारी आर्टरीज। ठीक है। और जो ब्लू वाला पार्ट है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या है? वेन्स है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपका O2 है, आपका फूड है, और ये पूरा ब्लड में, पूरे बॉडी में ये आर्टरीज तैरती है। ठीक है। अब आपका ब्लड, यस, अब आप क्या समझो, यहां पर आपकी कोई सेल है, यहां पर आपकी कोई क्या है? सेल है। अब इस सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से आपका समझो ब्लड आएगा, और ये जो है ये आपकी होती है कैपिलरीज। ये आप जो छोटी छोटी पाइप्स देख रहे हो ये है कैपिलरीज। तो इस छोटी पाइप के थ्रू ये ब्लड इन कैपिलरीज में आता है। ये कैपिलरीज क्या करती हैं? जैसे समझो आपकी सेल है, ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल है, ये आपकी तीसरी सेल है। ये सब ऐसे कनेक्टेड है मान लो। ठीक है। तो आपके ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड यहाँ से आता है, इन कैपिलरीज में फ्लो करता है। ठीक है। और ये पूरा लिक्विड, एक लिक्विड रिलीज होता है जो इनके बीच में स्पेसिंग बना देता है, इसको पूरा कवर अप कर लेता है। ऐसा ऐसा ये समझो आपकी सेल्स है, तो ये लिक्विड होता है, ये पूरा इसको कवर कर लेता है। इस लिक्विड में आपका ऑक्सीजन भी है, ये जो है ना फ्लूइड, इसको कई बार बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। आपकी आर्टरीज से, आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड के साथ में आपका ऑक्सीजन, फूड, ये इसमें छोड़ती हैं। और ये कैपिलरीज क्या करती हैं? ये अपने अंदर से, यहाँ से एक लिक्विड भेजती हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। इसमें आपका O2 है, फूड है। अब ये सब इसको ऐसे घेरा बना लेता है, इसको पूरे बाहर, इस सेल के पूरे बाहर ये फ्लूइड तैरता है। ठीक है। अब बाय डिफ्यूजन ये फूड और O2 इसके अंदर आता है, सेल के अंदर आता है। ठीक है, गॉट इट। ये फ्लूइड अंदर जाता है,
डिफ्यूजन प्रोसेस है, जैसे अमीबा में होता था ना, अमीबा क्या करता था, अपने अंदर फूड डिफ्यूज कर लेता था। तो O2 अंदर गया, फूड अंदर गया, यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है, CO2 बाहर आता है। ठीक है, वो CO2 का इस फ्लूइड में वापस मिक्स हो जाता है, इस फ्लूइड में। ठीक है, और इसके अलावा CO2 के अलावा जो फूड जरूरत का नहीं है वो बाहर आ जाता है। प्रोटीन्स, डेड सेल्स, क्योंकि बार बार सेल टूटती हैं, ब्रेक होती हैं। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट वापस इस टिश्यू फ्लूइड में वापस आता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर इसी जगह जैसे सेल है, ये टिश्यू फ्लूइड बाहर आता है, और ये अब कहाँ पर जाता है, ये ब्लू वाली वेन्स में एंटर करता है। तो इस तरह से पूरा आपका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, वापिस एक बार फिर से बताता हूँ, आर्टरीज में ब्लड है, उसमें O2 भी है, फूड भी है। तो जहां भी सेल्स को फूड का नीड होता है, तो ब्लड से, जो ब्लड है आर्टरी से बाहर आता है, इन कैपिलरीज में जाता है। ये कैपिलरी एकदम सिंगल सेल होती है, सेमी परमेबल। इनमें से एक टिश्यू फ्लूइड रिलीज होता है, जिसमें O2 भी है, फूड भी है। ये सेल्स के बाहर अपना एक कवरिंग बनाता है, इसी में आपका फूड अंदर जाता है, O2 अंदर आता है, और यहीं से आपके CO2 और प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड फूड, डेड सेल्स सब बाहर आ जाती है। और इसमें से कुछ पार्ट हमारे वेन्स के थ्रू, इन वेन्स में क्या क्या वापस आता है, CO2 वापस आता है, डाइजेस्टेड फूड वापस आता है, जो फूड मतलब जैसे सेल को ज्यादा खाना नहीं खाना, तो जो बच जाता है वो वापस भेज देती है। ठीक है, और स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इस वेन्स में वापस आ जाते हैं, और ये वापस वहां पर कहाँ चले जाता है, हार्ट में चले जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। यहां तक सबको क्लियर है जो मैंने बताया? यस डियर शुभम। सर वो जो टिश्यू फ्लूइड लिखा है सर, वो वाला पार्ट सर एक बार शॉर्ट में समझा देंगे आप? टिश्यू फ्लूइड क्या होता है बच्चा? ये जो आर्टरीज है ना, यहाँ से ब्लड के साथ साथ में प्लाज्मा होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, कैपिलरीज पर जाता है। अब क्या होता है, ये ब्लड ही है, तो ब्लड में क्या क्या है, O2 है, फूड है। तो क्या करता है, समझो आपकी सेल, ये इसके बाहर एक ऐसे कवरिंग बना देता है, पूरा इसको घेर लेता है ऐसा। जो भी गैप्स होते हैं, जो भी इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, समझो ये क्या है आपका, वो फ्लूइड है। इस फ्लूइड में क्या है, आपका ब्लड है, आपकी O2 है, आपका फूड है। ये क्या करता है, ये सेल के बाहर ऐसा ऐसा कवरिंग बना लेता है। अब ये क्या होता है, अंदर क्या क्या जाता है, O2 जाएगा, और फूड इसके अंदर चला गया, ऐसा। इसमें से केवल फूड और O2 अंदर जाता है, अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अभी क्लियर? यस। प्राची बेटा आपको क्या डाउट है? प्राची, प्राची, हो गया। होगा क्लियर? चलो गुड। आया समझ? आर्टरीज से टिश्यू फ्लूइड बाहर आता है, सेल्स के बाहर इकट्ठा होता है, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, जो भी CO2 होता है वो सब बाहर आता है, और इस फ्लूइड के थ्रू वापस कहाँ चले जाता है, वेन्स में चले जाता है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। वापस मैंने नीचे डिफरेंसेस लिखे हैं, हम एक बार डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं। आर्टरीज में थिक लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं, वेन्स में थिन लेयर्स होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, ओनली वन लेयर। अगर हम देखो ऊपर जाके देखते हैं, इसमें देखो कितनी लेयर्स हैं, एपिडर्मिस भी है, एंडोडर्मिस भी है,
3-4 सेल्स हैं, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, लाइक अमीबा, सिंगल सेल। किसमें? कैपिलरीज में। आगे आर्टरीज में वेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में होती है, बाकी पूरी बॉडी में वॉल्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्योंकि पीछे से क्या होता है, हार्ट प्रेशर क्रिएट करता है, इससे फ्लूइड क्या होता है, आगे जाता है, ब्लड आगे जाता है, इसलिए बैक फायरिंग का दिक्कत नहीं होता। वेन्स में क्या होता है, वेन्स में कोई प्रेशर नहीं होता, यहाँ पर याद रखो, ब्लड आर्टरीज में जो ब्लड होता है ये विद प्रेशर होता है। ये प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है, हार्ट से। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को आगे पुश करता रहता है, कि हमने पुश किया वो ब्लड आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, तो उसका बैक आने का चांस नहीं होता। वेन्स में क्या होता है, उसके पीछे कोई वो हर्ट नहीं होता, तो उसके पीछे आने का चांसेस होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी वेन्स होती है जो फ्लो को ऐसे तो आने देती है पर इसको ऐसे जाने नहीं देती है। तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। कैपिलरीज में कोई वॉल्स नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है, आपको O2 अंदर भी जाना है और CO2 बाहर भी लेना है। ये जस्ट सिंपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी वेसल्स होती है। आगे देखो, वो मैंने आपको बता दिया, ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर काफी लो रहता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। कैपिलरीज में भी प्रेशर लो रहता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, बट हाइयर देन वेन्स। या हाइयर देन वेन्स क्यों होता है, क्योंकि इसको फ्लूइड भेजना है, कहाँ पर भेजना है, वेन्स में भेजना है। तो जब कैपिलरीज में प्रेशर थोड़ा हाई होगा तभी तो वेन्स में धक्का मार पाएगा। तो इनका प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज में ज्यादा होता है, फिर उसका कैपिलरीज में होता है, और सबसे कम किस में होता है, वेन्स में होता है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट। हाँ बच्चा, मैंने ये बताया ना, देखो आर्टरीज सिंपल आपकी पाइप्स होती है, यहाँ पर आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है, तो ब्लड आगे पुश मूवमेंट्स आगे बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसके बीच में ऐसी कोई वॉल्स कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से बड़ी होती है, यहाँ से छोटी होती है। इसका फायदा क्या होता है, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बैक फायर नहीं करता, रिटर्न नहीं आता, ठीक है बच्चा, अभी क्लियर समझा। इसको कई बार कहते हैं NRV। NRV होता है नॉन रिटर्न वॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, मतलब ब्लड कैसे चलता है, ऐसा पुश करके, ये पीछे वाला ब्लड आगे वाले ब्लड को ऐसा पुश करते चलता है, पल्सेस के फॉर्म में चलता है। इसलिए आप जब अपनी पल्सेस नापते हो, जब ऐसे पकड़ते हो, थक 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 ऐसे चलता है ना, तो उसकी फॉर्म में चलता है वो। बेटा सेम नेम है, पल्सेस का ही नेम है, स्पर्ट्स, ठीक है। इसमें ब्लड वेन्स में स्मूथली फ्लो करता है, जस्ट समझो जैसे पानी बहता है नाली में, ऐसे अपना बहता चला जाता है, सेम ऐसे कैपिलरीज में। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। आपने अगर स्पर्ट्स नहीं लिखा ना तब भी काफी, आप पल्सेस के फॉर्म में लिखो उसको। क्लियर सबको, यहाँ तक सबको क्लियर। आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, और आपका कैपिलरीज क्या है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये आपस में कैसे डिफर करते हैं। अभी हम दिखाते हैं ब्लड कैसे बॉडी में ट्रेवल करता है, वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब सब ध्यान से देखना, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रक्चर है। ये सबसे ऊपर हमारा है हेड, ये समझो हमारा पूरा ब्रेन हेड है, अगर इसको ऐसे विजुलाइज करना चाहो, ठीक है। ये हमारे लंग्स है, ये वाले लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ये हमारा बीच में आ गया हार्ट, ये पूरा आपका बॉडी का सिस्टम है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर हमारी हेड, फिर हमारे लंग्स आ गए, फिर हमारा हार्ट आ गया,
फिर नीचे हमारा लीवर आ गया, हमारा डाइजेशन सिस्टम, स्टमक वगैरह, ये हमारा किडनी आ गया, ठीक, और ये हमारे टोज आ गए। तो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स देखो ऐसे फैली होती है। एक तरफ का पूरा पोर्शन आपको, ये एक तरफ का पोर्शन ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आर्टरीज और वेन्स ऐसे साथ साथ में ट्रेवल करती है, याद रखना। ये आपके आर्टरीज हो गए और ये आपके वेन्स हो गए। ये ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में होंगे और राइट साइड में होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ डायग्राम को सिंपल दिखाने के लिए आपको बताया गया है। ये दोनों साथ में ही ट्रेवलिंग करती हैं, ठीक है। अब देखो होता कैसा है, आपके लंग्स में CO2 आता है सबसे पहले, एग्री। चलो मैं इसको थोड़ा उस मार्कर से करता हूँ। हमारे लंग्स में क्या आता है, CO2 आता है बाहर से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्लड है ये सर CO2 और O2 O2 आता है बच्चों से, O2 आता है, ठीक है। हम बाहर से क्या लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं, O2 करते हैं, ठीक है। ये आर्टरीज होती है जो हमारे एलोविलीज तक कनेक्ट होती है, हमने पढ़ा था ना एलोविलीज। तो हमारे लंग्स में जो एलोविलीज होती हैं इस CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद इस पाइप के थ्रू ये ब्लड हमारे कहां पर आता है, हार्ट में आता है। ये हमारे बॉडी के हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आता है। हमारा जो हार्ट है ऐसे दो पार्ट में है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये वाला राइट वाला पार्ट है, याद रखना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में एंटर करता है, ठीक है। यहां से हार्ट क्या करता है, इसको पंप करता है, और ये इसी के थ्रू, हाफ पार्ट के थ्रू ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये हमारे स्टमक पे भी जाता है, ये हमारे लीवर्स पे भी आता है, ये सभी सेल्स पे जाता है, किडनी पे भी आता है, ये हर जगह देखो ट्रेवल कर रहा है। जो पूरा रेड है, जो आपको मैं ग्रीन मार्किंग से समझा रहा हूँ, ये एक तरह से कैसा आपका, ये हर एक आपकी बॉडी सेल्स है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब सेल्स क्या करती हैं, इसको यूज करती हैं, ठीक है। तो हर सेल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना। क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये आपका बीच का इलाका किसका है, कैपिलरीज का। जो भी आप बीच में पार्ट देख रहे हो ये आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब क्या होता है, आपका CO2 अनडाइजेस्टेड फूड जिसका भी आपको नीड नहीं है, वो वेन्स के थ्रू अभी वापस ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। ऐसा ये वापस ट्रेवल कर हर बॉडी ऑर्गन से, अब जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ये इन सब से वापस ट्रेवल करता है, और ये वापस कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। ये आपके हार्ट में वापस एंटर करता है, और यह हार्ट से वापस कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स में आता है। अब इस वेन्स में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, तो वापस ये ब्लड एलोविलीज के पास आता है, यहाँ पर CO2 एस्मोर्स में रिलीज होती है, यहाँ पर वापस आपकी कैपिलरीज है, तो ये वापस आपका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस आर्टरीज में आ जाता है, और फिर से इसमें O2 अंदर एंटर कर जाता है। तो आपके एक पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और एक पोर्शन में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आपका हार्ट का राइट वाला पार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये सबको समझ में आएगा, एकदम सबको आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। आई थिंक डायग्राम में काफी अच्छा बताया गया है। सर इट मीन दैट हमारा ब्लड का अमाउंट सेम होता है, बस वो ऑक्सीजनेटेड होता है। यस, हमारी बॉडी में ब्लड सेम रहता है, वो कभी ऑक्सीजनेटेड बनता है कभी वो डीऑक्सीजनेटेड बनता है। जैसे हमारे फोन का बैटरी होता है, आप जब उसको चार्जिंग करते हो तो चार्ज हो जाता है, दिन भर आप उसको यूज करते हो बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड O2 से चार्ज होता है, फिर O2 डिस्चार्ज होता है, उसमें CO2 चार्ज होता है, फिर CO2 रिलीज होता है। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। जब हम जन्म लेते हैं
तब से हमारी मृत्यु होने तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, अब हम केवल अब हार्ट को स्टडी कर, ये तो पूरा हमने क्या पढ़ा, ब्लड पूरा कैसे सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे करता है। अब हार्ट के अंदर ये ब्लड कैसे फंक्शन करता है आपको वो बताता हूँ मैं। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाला पार्ट समझ लिया सब, बट हाँ ये बताऊंगा आपको बच्चा मैं, जब हम एक सिस्टम होता है लिम्फोसाइटिक सिस्टम। देखो वेस्ट में क्या क्या आया, CO2। ठीक है, तो CO2 तो लंग्स के थ्रू बाहर चला गया। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो एक सेल को हमने भेजा, जैसे मम्मी अगर आपको 4 चपाती खाने को देती है पर आपको 2 भूख होती है, आप 2 रोटी वापस मम्मी को दे देते हो, तो मम्मी उसको रखती है, आपको भाई आपको इसको यूज करता है। उसी तरह जो फूड अगर सेल डाइजेस्ट नहीं करती वो वापस ब्लड में आ जाता है। उसके अलावा ब्लड में प्रोटीन चलता रहता है, तो सेल्स को जितना भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, उतना यूज करती हैं, बाकी वापस ब्लड में भेज देती है। उसके अलावा डेड सेल्स, जर्म्स वगैरह, ये कई सारी चीज होती हैं जो ब्लड स्वीकार नहीं करता, उसके लिए अलग से सिस्टम होता है। हार्ट जब कंटिन्यूस, प्रार्थना क्लियर बच्चा, उसको हम पढ़ेंगे, लिम्फोसाइटिक सिस्टम करके एक अलग सिस्टम है, उसको भी हम पढ़ेंगे आज ही। आर्यन ने पूछा हार्ट जब कंटिन्यूस चलता है तो हम क्यों नहीं थकते, थकते ना बच्चा, पर हमें बॉडी को हमारे कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहती है, तो जब तक हमको एनर्जी मिलती है हम चलते रहते हैं। जिस दिन हार्ट बंद हो जाता है उस दिन सब बंद हो जाता है। ठीक है, चलो अभी देखो ध्यान से, अभी हमने पढ़ा था, अभी देखो ये जो यहां से इस पार्ट से, ये देखो हमारा हार्ट है, ये इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इसको हम ऐसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं समझने के एंगल से। ठीक है, जैसे 4 चैम्बर्स है, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये हमारा राइट वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें जो ये नीचे का पोर्शन देख रहे हो इसको कहते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। याद रखना नीचे के 2 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये दोनों को बीच में एक लाइन सेपरेट करती है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक सेपरेट लाइन होती है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये हमारे चारों चैम्बर्स को, खासकर लेफ्ट और राइट, ये 4 चैम्बर्स में लेफ्ट और राइट के बीच में पार्टीशन का काम करती है। याद रखना क्यों, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो। ठीक है, इसलिए बीच में एक दीवार का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, अभी देखो नीचे की जो वॉल्स होती है ये थोड़ी थिक होती है, ये वाली ये थोड़ी मोटी होती है एज कंपेयर टू ऊपर वाली। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्लड पंपिंग होता है, पंपिंग देखो इस लोकेशन पे पंपिंग है, या आप जो लोकेशन देख रहे हो V4, ये वॉल 4 है, और जो वॉल 3 है यहाँ पर, हाँ बताता हूँ, मिक्स हो गया तो अभी तो सुन तो लो शांति से पहले। ठीक है, जो आपकी V3 वॉल्व है और आपकी जो V4 वॉल्व है, यहाँ से आपको ब्लड को पुश करना होता है बॉडी में लेके जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर थिक वॉल्स होती है नीचे वाले पार्ट पे यहाँ तक। देखो ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे V3 और V4, V मतलब वॉल्व, वॉल 3 और वॉल 4, ये थोड़ी थिक होती है। क्यों, यहाँ पर हमको जो ब्लड बोलते हैं, ब्लड मतलब हमारा हार्ट होता है, ये प्रेशर देता है हमारी, जब जैसे बोलते हैं हम जैसे छलांग मारना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम नीचे बैठते हैं और फिर जंप मारते हैं, है ना, जैसे आप लॉन्ग जंप करते हो, आप खड़े खड़े अगर लॉन्ग जंप मारते हो, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, आप पास में आते हो, लेकिन वही अगर आप दूर से आओ और जंप मारो, तब आपका जो आप लेंथ जो कवर अप करोगे वो ज्यादा होता है। तो मीन्स पीछे से, जब आप अपने आप को पीछे से
आगे लेके जाते हो तो आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हो। उसी तरह हार्ट भी कैसे काम करता है, जब हार्ट को ब्लड को पंपिंग करना होता है तो जो मसल्स होती है, ये आप जो मसल्स देख रहे हो, ये जो मैं आपको नीचे वाले मसल दिखा रहा हूँ, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अपने आप को ऐसे सिकोड़ती है और फिर ऐसे छोड़ती है। इससे ब्लड क्या होता है, इसके पीछे प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हमारा हार्ट कैसे करता है, वो हम जब ऐसे खींचते हैं तो हम अपने अंदर एक तरह से प्रेशर को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर छोड़ते हैं। इसलिए नीचे की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है। ठीक है, ये नीचे का पार्ट है। उसी तरह अब ऊपर का पार्ट आपको बताता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? अब जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं अट्रियम। एक होता है लेफ्ट अट्रियम, एक होता है राइट अट्रियम। ये वाला पार्ट जो हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट जो देखते हैं, ये हमारा होता है अट्रियम पार्ट, लेफ्ट और राइट। इसमें भी दो वॉल्स होती है, V1 और V2, V1 वॉल्व एंड V2 वॉल्व। इसमें लो प्रेशर होता है। क्यों? यहाँ पर ब्लड आता है, यहाँ पर ब्लड कहाँ से आता है, पूरे बॉडी पार्ट से। पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है ना, ये यहाँ पर आता है वापस, यहाँ पर। और यहाँ पर जो ब्लड आता है ये कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, याद रखना। तो ये पीछे से आता है लंग से, इसलिए इसको प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपका कौन सा होता है, ये ब्लड आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर वो V3 के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ट्रेवल करता है और ये आपके आर्टरीज है, इसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। जो मैं येलो पार्ट दिखा रहा हूँ ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसको दूसरे वाले को कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगा। जो ग्रीन वाला है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑर्गन से आता है। ये देखो ऐसा, ये जितने भी आपके वेन्स होती है ये अलग अलग वेन्स होती है, ये इसके अंदर आता है। यहाँ से इस आर्ट्रियम से, इस आर्ट्रियम से ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 है, ये इसके अंदर आता है। ये V2 वॉल से नीचे आता है, ये सब भर जाता है। फिर ब्लड हार्ट क्या करता है, इसको पुश करता है, इसको पुश करके इसको भेज देता है लंग्स की तरफ। जो ग्रीन आप देख रहे हो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जा रहा है, लंग्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बताने लायक कुछ है, आई थिंक इसमें इतना काफी है। इसमें कुछ और पूछना पूछ सकते हो। आई थिंक डायग्राम में और मैंने आपको काफी हद तक क्लियर समझा दिया है। V1 से ब्लड अंदर आता है लंग्स के थ्रू, V3 से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। जो ब्लड लेके जाती है उसको आर्टरीज कहते हैं, जो ब्लड लेके आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। तो इस तरह एक कंटिन्यूअस फंक्शन चलता रहता है, चलता रहता है जब तक हमारी डेथ नहीं होती। ये कंटिन्यूअस हमारा हार्ट काम करता रहता है। सर CO2 कहाँ जाता है? हाँ बच्चा, ये CO2 लंग्स में जाता है। ये CO2 कहाँ जाता है, मैंने आपको देखो ऊपर डायग्राम दिखाया था। ये CO2 ये लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है। और ये ब्लड फिर आर्टरीज के थ्रू वापस कहाँ आता है, मतलब कैपिलरीज के थ्रू आर्टरीज में आता है। यहाँ से इसमें O2 ऐड होता है, यहाँ से CO2 बाहर जाता है, यहाँ से O2 अंदर आता है। क्लियर कोमल? चलो आगे चल सकते हैं। चलिए गुड। अभी देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अब इन्हीं पॉइंट्स को हम समराइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए, हार्ट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। और साइज कैसा होता है,
अगर हम अपनी ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, क्लिंच फिस्ट, ठीक है, और एक स्पेशल मसल से बनी होती है जिसको कहते हैं कार्डिक मसल्स। क्योंकि डायग्राम के साथ में आपको ऐसे पॉइंट्स भी लिखने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिसको हम आर्टरिया या आर्टरियम कहते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था वॉल 1 से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से? लंग्स से। कहां पर आता है? हार्ट में आता है। और यहां से वी थ्रू के थ्रू वॉल 3 बॉडी पार्ट्स में जाता है, सभी बॉडी पार्ट्स में। लंग से आता है हार्ट्स में, हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है। उसी तरह V2 वॉल्व से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से? पूरे बॉडी पार्ट से। कहां पर अंदर आता है? हार्ट में आता है। और V4 से कहा जाता है? लंग्स में आता है, CO2 रिलीज करता है और फिर O2 रिफिलिंग होता है। तो एक तरह से आप देखोगे सेम ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, एक बार लंग्स के थ्रू आया, हार्ट में आया, फिर बॉडी पार्ट्स में गया, फिर बॉडी पार्ट्स वापस आता है, फिर हार्ट में आता है और फिर वापस लंग्स में जाता है। इसका मतलब सेम ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द जॉब ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड all around our body. All arteries and ventricles of the heart contract and relax at appropriate time and make heart act as a pump. तो आर्टरीज और वेन्स ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं और हार्ट हमारा एज ए पंप की तरह काम करता है। फिर आपको मैंने बताया था वेंट्रिकल्स में वॉल्स कैसी होती हैं? थिक, क्योंकि इनको ब्लड को क्या करना है? पंप करना है, ठीक है। तो इसके बीच में एक टिश्यू रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिडियम टिश्यू, जो थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है, जो हार्ट को नीचे होता है ना, जो हार्ट को मतलब एक तरह से शील्ड देता है। ये इतना मोटा, इसका थिकनेस मोटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिडियम मसल्स। द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन, जो आपको मिला सेप्टम, जो दोनों चैम्बर्स होते हैं इसको कौन सेपरेट करता है? सेप्टम करता है। दे अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आर्यन ने पूछा था सर ये मिक्स क्यों नहीं हो जाते, है ना सर? अगर ये मिक्स हो जाए तो क्या होगा? अगर मिक्स हो जाएगा आपके जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, तो जो आपके सेल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर इसको मिक्सिंग नहीं किया जाता, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एनर्जी का डिमांड ज्यादा होता है, ह्यूमंस में तो खासकर ज्यादा होता है, ठीक है आर्यन। आगे, अवर हार्ट एक्ट एज ए डबल पंप, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो एक हमारे हार्ट में लेफ्ट पंप होता है, एक हमारे हार्ट में राइट पंप होता है। लेफ्ट वाला पंप क्या करता है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ब्लड को भेजता है हार्ट से बॉडी पार्ट में। जो राइट वाला पंप होता है वो क्या करता है? ब्लड को लंग्स पे भेजता है। तो एक तरह से हमारे हार्ट में 2 पंप चलते हैं, एक लेफ्ट वाला पंप चलता है, एक राइट वाला, और ये अपने अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं, ये इंडिपेंडेंटली चलता है। ऐसा नहीं कि ये चलेगा तो ये चलेगा, नहीं, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन सप्लाई भेजना है और लंग्स में भी अपने को ब्लड भेजना है। तो समझो टिक 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 आगे पीछे दोनों चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, heartbeat is due to rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles, ठीक है, ये भी क्लियर सबको? ये बार बार जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं, इस पे से आपका हार्ट बार बार पंप करता है, इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट। तो जो आपके आर्टरीज होते हैं ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं, सेम ऐसे वेंट्रिकल्स। तो ऊपर के चैम्बर का टाइमिंग और नीचे के चैम्बर का टाइमिंग अलग अलग होता है जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और पॉइंट देखो, हैविंग ब्लड
ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, जो आपको मैंने बताया, जब एक कंप्लीट साइकिल होता है, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, डीऑक्सीजनेट हुआ, उसमें आपका ब्लड डबल सर्कुलेशन घूमता है, हार्ट में वो 2 बार ट्रेवल करता है। ठीक है, आगे, द पाथ ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, इस पाथ को कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से हार्ट में आ गया। कौन सा वाला सर्कुलेशन, देखो फिर से ऊपर, जो हमने इस वाले सर्कुलेशन की बात किया था, ये जो सर्कुलेशन, ध्यान से देखो, यहां से गया, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से कहाँ है वापस, हार्ट में। तो जो ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन दूसरा कौन सा है, यहां से गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से वापस घूम के कहां पर आ गया, हार्ट्स में, इसको सेकंड टाइप का सर्कुलेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे जब आप ये पूरा राइट अप लिखोगे। द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड, जो आपको मैंने बताया था, लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स्ड आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल and moves all the body cells is called as tissue flood, है ना। ब्लड से कैपिलरीज में क्या जाता है, टिश्यू फ्लड आता है, और ये टिश्यू फ्लड पूरे बॉडी सेल्स के अराउंड मूव करता है। इस टिश्यू फ्लड में फूड रहता है, O2 रहता है जो ब्लड से कैरी करता है, और ये ब्लड से, ये वाला सेल से क्या पिकअप करता है, CO2। और मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू, जो मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लड है, ये वापस कैपिलरीज में आता है, और कैपिलरीज से आपका वेन्स में आता है। मोस्ट होता है, सारा नहीं आता, थोड़ा सा बचता है। अब देखो क्या क्या बच जाता है। द रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड कैरी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स का जो पोरस होता है वो बारीक होता है, ठीक है, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको वापस नहीं ले पाता। तो जो रिमेनिंग टिश्यू होता है जिसको लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो वापस नहीं जा पाता, जर्म्स फ्रॉम द सेल्स, फ्रेगमेंट ऑफ द डेड सेल एंटर इनटू अनदर टाइप ऑफ टिनी ट्यूब्स। जैसे वेन्स होती हैं उसके साथ साथ में एक और भी ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ये एक अलग सिस्टम होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करता है, और ये बाद में जो टिश्यू फ्लड होता है इसको हम कहते हैं लिम्फ। ये टिश्यू फ्लड का नाम चेंज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। दिस लिम्फ इज रिटर्न टू द ब्लड, ये जाता वापस ब्लड में ही है, ठीक है। वेन्स के थ्रू क्या जाता है, CO2 जाता है, और जो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो जा पाते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं, जो फूड पार्टिकल जैसे फैट होता है, फैट नहीं जा पाता, ग्लूकोज जाता है सिर्फ, ठीक है। आपका CO2 और ग्लूकोज ये वेन्स के थ्रू जा पाता है, लेकिन प्रोटीन, फैट, जर्म्स, डेड सेल ये आपके वेन्स पे एंटर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका पोरस, वो जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता है, तो वो एक अलग सिस्टम से ब्लड में जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम। इसको भी हम आज पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट क्लियर सबको? गुड, सबको मजा आ रहा है ब्लड को पढ़ने में? अच्छा है सिस्टम। तो जो भगवान की माया कितनी अमेजिंग है, अंदर क्या क्या बना है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था, और साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप हो गया है, अपने आप ही इवॉल्व होते चले गए। बताओ जी। चलो लास्ट पार्ट और बाकी इसका ट्रांसपोर्टेशन का। अब जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश, इसमें हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट सब में होता है, ठीक है। अब इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं उनको समझना जरूरी है। तो हार्ट्स इन द मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्स। जैसे भी हमने 4 चैम्बर किए, 2 ऊपर आर्टरियम, 2 नीचे वेंट्रिकल्स, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया है, इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम चीज है, ठीक है। अब इसमें 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं वो इंपॉर्टेंट है।
सर ऐसे तो इंजीनियर भी नहीं बना सकता, एकदम सही बात है। भगवान बहुत बड़े इंजीनियर है, और लोग भगवान को कोई बोलते भगवान होते नहीं है, वो मूर्ख होता है। तो देखो, अब ये 4 चैम्बर्स की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी। क्योंकि देखो एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। हर चीज का लॉजिक है, ठीक है। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बोला हमको O2 भी ज्यादा चाहिए, इसलिए हमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग काम करते हैं सिस्टम में, ठीक है। अब जो आपके एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, एंड दे अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे पूछा था ना मिक्सिंग होती है क्या? यस, एम्फीबियंस में होती है, रेप्टाइल्स में होती है। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज दे डोंट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको ब्लड का एक फंक्शन बताया था। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में नहीं होता। उनका बॉडी टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर दोनों सेम रहते हैं। तो ब्लड का वन ऑफ द फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। तो इन दोनों को नीड नहीं होता, इस चीज में 3 चैम्बर्स होते हैं। ये देखो 3 चैम्बर ऐसे दिखते हैं, ये आपके हैं 3 चैम्बर्स एम्फीबियंस। ये आपके ऊपर का एक चैम्बर, ये ऊपर के दूसरा चैम्बर, ये नीचे का तीसरा चैम्बर कंबाइन होता है। इसमें भी सेम आपका देखो, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में आया, यहाँ से इसने बॉडी पार्ट में भेजा, और यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ भी चले आता है। तो ये कंटिन्यूस ऐसा चलता रहता है आपका, ऐसा ऐसा ये चैम्बर मिक्सिंग होता है। तो ये यहाँ भी जाता है, ये यहाँ भी जाता है, तो ऐसे इनका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ये ह्यूमंस का है, बर्ड्स का, मैमल्स का है। फिश के केस में क्या होता है? फिश के केस में देखो लंग्स नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था ना फिश के केस में लंग्स नहीं होते, इसलिए फिश में ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और जो ब्लड होता है उसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। आपके जो गिल्स होते हैं, ब्लड क्या करता है? जैसे पानी आपने लिया, यहाँ से आपका पानी आया गिल्स में, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाता है? इसमें एंटर करता है। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है, यहाँ से वापस आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस गिल्स में आता है, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसलिए फिश में केवल 2 चैम्बर्स होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है। हार्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका खत्म होता है। इसमें देखो 1 घंटा लग गया अपने को सिर्फ हार्ट को समझाने में। तो आप डॉक्टर अच्छे बनोगे अगर आप अच्छा पढ़ लिए तो। अब तो मेरे को मजा आ गया बायो पढ़ते पढ़ते। बायो इंटरेस्टिंग बहुत है, पर मेरे को मैथ ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए आगे चले। सर व्हाट इज द वेट ऑफ दिस चैप्टर? संजय ये चैप्टर हार्डली 5 और 6 मार्क्स का आता है, और इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। 11th-12th जो हमारा लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है ना, ये हमारा 11th-12th में 3-4 चैप्टर्स को कवर अप करता है। वहां पर रेस्पिरेशन अलग चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन अलग चैप्टर है, एक्सक्रीशन अलग चैप्टर है, डाइजेशन अलग चैप्टर है। तो ये एक चैप्टर 4 चैप्टर के बराबर है। तो 5 नंबर के लिए सोचो हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, सोचो। अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सर पर इस एक वन टॉपिक मोर देन 3 मार्क्स का है। हाँ मैं भी बोला ये क्वेश्चन कभी इसमें कभी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, अभी हम सबको पता है जो ब्लड होता है एक प्रेशर से हमारे बॉडी में फ्लो करता है, जो आर्टरीज के थ्रू जाता है। वेन्स में प्रेशर नहीं होता, पर आर्टरीज में प्रेशर होता है। तो आप लोगों ने हाई बीपी सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड प्रेशर। अब उसको पढ़ेंगे होता क्या है, और आप खुद भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद भी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हो, किताब को बोल सकते हो, ठीक है। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है, ठीक है।
अब सिर्फ पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी, जब पंपिंग करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये नाम याद रखना, उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब इस प्रेशर को मेजर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ये 120 mg होता है, मतलब मरकरी, जो मरकरी का लेवल होता है ना, आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हो, वो देखो आपको यहाँ पर एक क्लिप बांधता है, फिर ऐसे हवा भरता है ना, और फिर यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाता है और वो चेक करता है भाई आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो क्या चेक करता है कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है। तो नॉर्मल रेंज में ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120, ठीक है। इसके साथ में वो एक प्रेशर और देखता है जिसको बोलता है डिस्टोलिक प्रेशर। इसको कहते हैं रिलैक्सेशन फेज। मैंने आपको बताया 2 फेज होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है, एक रिलैक्सेशन फेज होती है ना। जब ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर हम ब्लड को रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलीज करते हैं, ठीक है। तो दो फेज होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है, दूसरी रिलैक्सेशन फेज होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है उसमें जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो रिलैक्सेशन फेज होती है जब ब्लड एकदम रिलैक्स फॉर्म में जाता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका नॉर्मल प्रेशर रेंज 80 mg होता है। तो कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर नॉर्मली आपको एक टेम्परेचर चेक करता है, एक आपका प्रेशर चेक करता है, तो ऐसे लिखता है 120/180, 110/80। इसका मतलब क्या है, वो आपका प्रेशर लिखता है। तो जो फर्स्ट वाला फिगर होता है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो दूसरे वाला होता है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल यूथ में ये रेंज होता है 110 से 75, और जब आदमी बूढ़ा रहता है ये देखो उसका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये भी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। अब देखो ये जो 110 है ये कहाँ तक बढ़ जाता है, 145। इसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली पाया जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है नर्विंग ऑफ द आर्टरीज। अब होता कैसा है, देखो ये समझो आपकी आर्टरी है। अब हम सबको मालूम है इस आर्टरी में फूड ट्रेवल करता है, डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल करता है, इसमें आपका ग्लूकोज भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो क्या होता है, हमारा फैट बर्न होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, हमारा फिजिकल वर्क कम होता है, उस टाइम क्या होता है, हमारा फैट ज्यादा बर्न नहीं होता। अभी फैट बर्न नहीं होता तो क्या होता है, ये हमारी आर्टरीज में ऐसे ऐसी जगह बनाने लग जाता है, ऐसा ऐसे इसको अंदर से कवर करने लगता है। जैसे अपने किचन का आप सिंक देखते हो, अगर आप उसको कंटिन्यू सफाई ना करो तो क्या होता है, वो ऐसे डिपॉजिट बनाता है। और समय के साथ क्या होता है, ये आर्टरीज इतना वाइट पोर्शन बच जाता है, ये आर्टरीज में सिर्फ इतना छोटा सा वाइट पोर्शन बच जाता है ऐसा। अभी देखो हमको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सबको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब आपका एरिया कम हो गया इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग बुढ़े भी हो जाए हमको वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें जो यस यस तो हमें जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसका मतलब उसके आर्टरीज में ये ब्लॉकेज बढ़ता रहता है। वो तो लोग हार्ट अटैक आ गया, इस हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, आपका ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, आपका आर्टरीज ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, आदमी डेथ होता है। और ये हमको लाइफ में पता नहीं लगता है। तो अगर आपका समय के साथ वेट बढ़ रहा है, इसलिए हमेशा हमें अपनी एज के साथ अपने वेट को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और साथ में हमको अपना ब्लड प्रोफाइल चेक करते रहना चाहिए, हमारे उसमें कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज कितना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है।
आप देखो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हमें क्या कहते हैं, ये हार्ट अटैक आता है। ये इसका आने का एक ही रीजन होता है कि जब ये आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, तभी आपको हार्ट अटैक आता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करना चाहिए, आपको फैट कम कंज्यूम करना चाहिए। देखो फैट नीड है बॉडी का, तो देयर इज गुड फैट एंड देयर इज बैड फैट। जैसे गुड फैट में आपका आलमंड, वॉलनट, ठीक है, मूंगफली का तेल, दीज आर गुड फैट्स। आप गाय का घी खाओ, गुड फैट। लेकिन जो रिफाइंड खाते हैं, डालडा खाते हैं, हम बाहर की जो बनी हुई चीजें खाते हैं, ये सब बैड फैट होता है। इस बैड फैट की वजह से हमारे बॉडी में ये जो डिपॉजिट होता है फैट का, ये फैट ही बढ़ता है। ये धीरे धीरे हमारे आर्टरीज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और कहीं भी हमारा एक आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसका मतलब हमको हार्ट अटैक आने का चांस होता है। सर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने का कारण ऐसे होता है, यस, ये कोलेस्ट्रॉल ही बच्चा वही होता है जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, फैट, ये वही चीज है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसलिए एक्सरसाइज रेगुलर करो, बुढ़े हो जाओ तब भी एक्सरसाइज रेगुलर करो। और 40 के बाद तो अपना ब्लड प्रोफाइल हमेशा हमको चेक करवाते रहना जरूरी होता है। ओके, आर्य ने पूछा है लो बीपी कैसे होता है। बच्चा लो बीपी एक तरह से कैसा कह सकता हूँ, जो हाई प्रेशर तो हम समझ गए कि जब आर्टरी में ब्लॉकेज होता है। एक्चुअली जो लो बीपी होता है वो एक तरह से, अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, हम किसी चीज को लेकर डरते हैं, उस समय क्या होता है, हम डरा डरा महसूस करते हैं। उस समय क्या होता है, हमारा हार्ट का नॉर्मल प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होता है। इसलिए हमारा हार्ट उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लड उतने प्रेशर से पंप नहीं होता जितने नॉर्मल प्रेशर से पंप होता है। इसी को कहते हैं लो बीपी। ठीक आ रही है बच्चा। अदरवाइज इसका आर्टरी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये केवल एंजाइटी, ये एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से ज्यादा होता है, ये एक्सटर्नल फीचर से नहीं होता। तो हम सबको हाई बीपी से बचना बहुत जरूरी होता है। ये कब होता है, जब हमारे आर्टरीज नैरो होती जाती है। इससे क्या होता है, आपका एरिया कम होता है और आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो अभी आपके 2-3 चीज और बाकी हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी देखो पूरा एक सिस्टम है, ये भी हमको पूरा पढ़ना बाकी है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ये भी बाकी है। फिर हम किडनी पढ़ेंगे, न्यूफ्रॉन जो उसमें आता है। फिर हम एक्सक्रीशन प्लांट्स और डायलिसिस। तो भी एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को पूरा करने में। ठीक है, तो अब देखिए ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर करते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो देखो डॉक्टर आपको एक ऐसा फ्लैप बांधता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, इस पंप के थ्रू पंपिंग करता है। इससे क्या होता है, ये जो बाजू होती है इसमें आप एक प्रेशर महसूस करते हो और वो इस स्केल पर इसको मेजरमेंट करता है। वो नॉर्मली क्या करता है, इस प्रेशर को, मरकरी को, इसको ऐसे पंप करता है। तो पंप करते हुए इसको 200 तक लाता है, यहाँ तक लेके आता है इसको। ये जो आप देखो ना, ये रेड वाला, ये ब्लैक, ये धीरे धीरे यहाँ तक लेके जाता है इसको, यहाँ तक 200 तक। ये जो आप, ये मरकरी इंडिकेटर होता है, ठीक है, इसको 200 तक लेके जाता है। अब उससे क्या होता है, आपका जो ये आर्टरीज होती है, जब आप इसको 200 तक लेके जाते हो तो आपका आर्टरीज में ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है। जब आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया ना, जैसे आप इसको ऐसे दबा दोगे, है ना, इसको आप जोर से दबा दोगे, तो उस जगह वो जो आर्टरी होती है वो बंद हो जाती है, वो उस टाइम उसमें से ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, इस स्टेथोस्कोप को यहाँ लगाता है इस आर्टरीज के ऊपर। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाइए। तो डॉक्टर क्या करता है, इस लोकेशन पे अपना स्टेथोस्कोप लगाता है और कान से कुछ सुनने की कोशिश करता है। अब वो देखो क्या सुनता है, आप भी कर सकते हो, देखो इसको, ठीक है। अब क्या करता है, इसको लूज करना स्टार्ट करता है। ये एक छोटा सा बॉल होता है, इसको लूज करता है तो इसमें से एयर बाहर निकलनी स्टार्ट होती है। जब बाहर होती है तो ये रिलैक्स हो जाता है, ये इसका इसका जो पकड़ होता है ये धीरे धीरे खुलने लग जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो जब धीरे धीरे खुलता है, ये जो प्रेशर होता है
ये नीचे आता है ऐसे धीरे 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 नीचे आता है। अब एक लेवल आने पर एक साउंड उसको सुनाई देती है, टक, है ना, वो जो ये स्टेथोस्कोप लगा के रखता है तो एक साउंड आती है, टक। इसका मतलब आपकी जो आर्टरी बंद थी अब वो ओपन हो गई, अब उसमें से ब्लड जस्ट फ्लो करना स्टार्ट हुआ है। तो जिस प्रेशर पे वो फर्स्ट आवाज आती है, फर्स्ट साउंड, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। बट इतने प्रेशर पे आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ये फर्स्ट साउंड आती है। फिर क्या होता है, ये टक 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 चलती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है अब ये साउंड आनी बंद हो जाती है। इसका मतलब आपकी आर्टरीज पूरी ओपन हो गई है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक प्रेशर, और जब टक 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 बंद हो गई नॉर्मलाइज हो जाता है, तो अब कोई आपकी आर्टरीज फुल ओपन है, ब्लड अब कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, इसको कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। तो इन दो प्रेशर को डॉक्टर मेजर करता है। तो फर्स्ट वाला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा वाला होता है डिस्टोलिक प्रेशर। आजकल डिजिटल मीटर्स भी आते हैं बट वो उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती जितना इस सिस्टम का होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फीगो मेमोमीटर। ये आप नाम याद रख लेना, ठीक है, नाम याद करना थोड़ा टफ भी है पर आप इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना चाहे। अंडरस्टूड। हम कैसे ब्लड अपना प्रेशर मेजरमेंट करते हैं पता लगा सबको, डॉक्टर क्या करता है, अब तो आप भी कर सकते हो, कभी ट्राई करना आप लोग भी। चलो गुड। ओके, ये देखो ब्लड का कुछ कैटेगरीज भी है। सर कैन यू प्रोनाउंस इट अगेन? हाँ भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खतरनाक है, फिजिगमो मैनोमीटर। मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, बस याद कर लेना। साउंड ही नहीं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, साउंड आएगी बेटा। अगर हमारा हार्ट काम कर रहा है तो साउंड पक्का आएगी और अगर हार्ट काम नहीं कर रहा तो साउंड नहीं आएगी। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो ना, वो टिक 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 स्ट्रेट लाइन, बोला हार्ट काम करना बंद हो गया है। चलिए, अब देखो ब्लड प्रेशर कैटेगरीज, किस एज में कितना कितना होता है। ये नॉर्मल कंडीशन आपका है, सिस्टोलिक आपका 120 से कम होना चाहिए और डिस्टोलिक आपका 80 से कम होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नॉर्मल रेंज 120 से 129 और ये 80 के आसपास है। डिस्टोलिक ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, मेन होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये 130 से 139 की स्टेज में आ रहा है, इसका मतलब आप स्टेज 1 में हो, हाई बीपी की आप स्टेज 1 तक पहुंच चुके हो। अगर ये 140 का हायर जाता है तो आप स्टेज 2 में आ चुके हो, याद रखना। ये देखो ये ज्यादा नहीं बढ़ता, ये 80-90 रहता है, पर ये बढ़ रहा है 140 प्लस हायर। और अगर आप, मतलब आप नहीं, आपका कोई भी जानकर अगर ये 180 की रेंज में पहुंच जाए, इसका मतलब आप क्रिटिकल पोजीशन में हो, आपका ऊपर का पत्ता कभी भी कट सकता है, ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हो। इसलिए हमको ये 120 के नीचे की रेंज में रहना चाहिए, कभी इस रेंज में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो कब होगा, जब आप फैट, बैड फैट आप कम करना कंज्यूम करो, फाइबर ज्यादा खाओ और एक्सरसाइज रेगुलर करो। चलिए, हार्ट के बारे में आई थिंक इतना काफी है, तो आप लोग एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो, और कोई डाउट है आई एम हियर, यू कैन आस्क एनी डाउट। आज जो हमने पढ़ा है, सर व्हाई आवर हार्ट पंप मच फास्टर व्हेन वी आर अफ्रेड। नहीं बच्चा, हम जब डरते हैं, ठीक है, चलो इसको हम पढ़ेंगे जब कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे ना, हार्मोन्स में, तब आप इसको समझोगे। स्टेज 1 पे ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। स्टेज 1 पे तो आपको अपनी एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप स्टेज 1 पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, घर पे जो खाना बनता है उसमें ऑयल कम कर देना चाहिए। आजकल पानी वाली कुकिंग होती है, आप तेल की जगह अब पानी में सब्जी बना सकते हो। आजकल हम लोग पिछले 3-4 महीने से जो सब्जी बनाते हैं वो पानी बनाते हैं और टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। घी का बहुत खर्चा बढ़ गया, तो हम घी खाते हैं गाय का या फिर सिंपल, क्योंकि जब से हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तब से हम लोगों ने क्या है, घी खाना बंद किया है।
मतलब हमने ऑयल ऑयल खाना बंद कर दिया, घी तो हम खाते हैं दबा के,